नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रावेंद्र। स्वागत है मेरे YouTube चैनल रावेंद्र जीएस पॉइंट पर। तो कल हमने जो वीडियो डाला था मौलिक अधिकार का, उसका फर्स्ट पार्ट कल हाफ तक हुआ था। आज हम दूसरे पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि पहले पार्ट का वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका था, इसलिए दूसरे पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और मैंने आज टाइम बचाने के लिए ये लिख रखा है पहले से, तो ये हम इसे समझते हैं। क्योंकि हमने कल पढ़ लिया था आर्टिकल 19 तक। 19 में हमने स्वतंत्रता के अधिकार कंप्लीट कर लिए थे, जो कि मूल संविधान में 7 दिए गए थे, और अभी वर्तमान में 6 है। 19F को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत रिमूव करके, मतलब शिफ्ट कर दिया अपन ने, कहा 300A में, है ना। तो आइए अब आगे देखते हैं। आर्टिकल 20 अपन को यहाँ से देखना है कि जो ये स्वतंत्रता के अधिकार के तहत शामिल किया गया था, है ना, शामिल है। आर्टिकल 20 आता है उसके अंतर्गत। और अपन पढ़ते हैं 20 में अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो आर्टिकल 20 कहता है अपराध दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसमें बात की गई अपराधी से संबंध में। तो इसके अंतर्गत ये आता है कि जो अपराधी होता है, जब तक मतलब कोई व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह अपराधी नहीं कहलाएगा। इसमें पहले पॉइंट में बात की गई अपन ने 20A में कहा गया, जब तक किसी अपराधी का दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक वह अपराधी नहीं कहलाएगा। बात करते हैं B पॉइंट की। इसमें कहा गया है कोई भी अपराधी अगर एक बार अपराध करता है तो उसकी सजा उसे एक बार ही मिल सकती है, उसे 2 बार सजा नहीं होगी। चाहे वो बाद में, ये नहीं कि मतलब दोबारा उसे सजा हो, उसी अपराध के लिए कोई आरोप लगाता है, तो ऐसा नहीं है। बात करते हैं C पॉइंट की, 20C की, जिसमें कहा गया है कि अपराध के समय, जिस समय कोई व्यक्ति जो अपराध करता है, उस समय जो उपबंध होंगे या नियम होगा, उसके तहत उसे सजा दी जाएगी। भले 2 या 3 साल बाद जब भी कोर्ट सजा देता है, तो उसे उस समय की सजा दी जाएगी जिस समय वह अपराध करता है। अब आते हैं आर्टिकल 21 पे। 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। चूंकि दोस्तों ये दोनों आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, 20 और 21। इनका निलंबन जल्दी नहीं होता, मतलब बहुत ही आपात स्थिति में, फिर भी इनका 21 का तो नहीं होता है ना। 20 और 21 पूछा जाता है क्वेश्चन में कि किन आर्टिकलों का निलंबन आपातकाल स्थिति में भी नहीं होता है। तो आर्टिकल 20 और 21 का निलंबन नहीं होता है। यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आता है। अब बात कर, आर्टिकल 20 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसे जीवन जीने का अधिकार भी कह सकते हैं दोस्तों, है ना। जैसे अभी NGT का गठन हुआ था 2010 में, तो वो इसी अधिकार के तहत घोषित हुआ था ना, NGT का गठन। और अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की। 22 कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, है ना। तो इधर पे गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण दिया गया है। जो भी व्यक्ति गिरफ्तार किया है, जिसपे कोई दोष आरोपित किया जाता है, तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उससे भी मानवाधिकार के तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं। ऐसे नहीं कि कोई किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए और उसे डायरेक्ट सजा दे दी जाए, ऐसा नहीं होता। उसके भी कुछ अधिकार होते हैं, है ना। और निरोध का मतलब यहाँ पे नजरबंद, मतलब जब किसी व्यक्ति को कोई गिरफ्तार करता है या पुलिस गिरफ्तार करती है, हाँ, ये नजरबंद करती है, कुछ समय के लिए उसे नजरबंद करने का अधिकार होता है, फिर उसके अधिकार स्टार्ट होते हैं। क्या अधिकार मिलते हैं आर्टिकल 22 के तहत? 22 कहता है कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार होता है ना, उसे अपनी गिरफ्तारी का कारण पूछने का अधिकार होता है। उसे उसका जो गिरफ्तारी वारंट होता है, तो वो पूछ सकता है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया, उसे अपने कारण जानने का अधिकार होता है। बात करते हैं 22.B की, जिसमें कहा गया है 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को कोर्ट में नजदीकी कोर्ट में पेश करना होता है ना। अब बात करते हैं 22C की। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को पसंद का वकील करने के अधिकार होता है, मतलब वह अपनी पसंद का कोई भी वकील कर सकता है जो उसमें कोर्ट में उसकी तरफ से बात रख सके, तो उसने अपने प्रूफ सिद्ध कर सके कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया है, गलत काम नहीं किया है, तो इस बात में पसंद का वकील वह कर सकता है ना। तो 22 के आर्टिकल के अंतर्गत हम ये देखते हैं। अब बात करते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार की। शोषण का विरुद्ध अधिकार कहां से शुरू होता है? 23 to 28 तक, है ना, सॉरी 25 तक। 23 2 आर्टिकल है, हमने कल कोड वर्ड याद किया था। क्या याद किया था? 5 4 2 4 2 1, है ना। तो वैसे तो इसमें 2 आर्टिकल याद करना है। कितने आर्टिकल आते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत? 2 आर्टिकल आते हैं, है ना, 23वां और 24वां, सॉरी 23वां और 24वां। तो
23वां आर्टिकल क्या कहता है? बलात्श्रम पर रोक। बलात्श्रम का अर्थ आप दोस्तों इस बात पे समझते हैं कि बलात्श्रम पर रोक क्या है। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बलात्श्रम पर रोक, लोग लिख देते हैं कि पूछा जाता है कि बाल श्रम पर रोक और बलात्श्रम पर रोक, कंफ्यूज हो जाते हैं और लोग गलत कराते हैं क्वेश्चन ना। तो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है। ये कहता है कि बलात्कार का अर्थ होता है दोस्तों घिनौना, है ना, घिनौना। तो यह जो भी क्रूप वर्ग या कोई भी घिनौना वर्ग, है ना, या काम जो भी ऐसा कराया जाता है, जैसे किसी व्यक्ति से अगर कोई बलात्श्रम कराया जाता है या बेगारी प्रथा कराई जाती है, या भी मानव इसमें एक चीज और ऐड करनी है अपन को, मानव दुर्व्यापार पर भी रोक है। सॉरी, मानव दुर्व्यापार पर भी रोक है। मानव दुर्व्यापार से आशय मानव तस्करी, है ना। मतलब हाँ, संविधान यह अधिकार नहीं देता है कि किसी भी इंसान की तस्करी हो, या कोई भी व्यक्ति बेचने के लायक नहीं होता ना कि उसे बेच दिया जाए, तो मानव तस्करी नहीं की जा सकती। जैसे बच्चों को अधिक अपहरण कर लिया जाता है, महिलाओं के साथ ऐसा होता है ना, तो ये चीज गलत होती है। संविधान के आर्टिकल 23 के तहत बलात्श्रम पर रोक, बंधुआ मजदूरी, बेगारी प्रथा, मतलब बिना किसी को पैसे दिए बंधुआ मजदूरी रख रहे हैं अपने परिवार में, है ना, या किसी से बिना पैसे दिए काम करा रहे हैं, बेगारी प्रथा, ये सब आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है ना। तो जो देखे मानव दुर्व्यापार पर रोक और बलात्श्रम पर रोक। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। 24 कहता है बलात्श्रम पर रोक, बाल श्रम पर रोक। बाल श्रम रोक क्या है? तो मतलब यहाँ पे बात करेंगे बच्चों की, मतलब 6 से 14 साल के, मतलब जो बच्चे होते हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जो, हाँ, उनपे जो सार्वजनिक स्थल होते हैं या कारखाने वगैरह होते हैं, फैक्ट्री वगैरह होते हैं, उनसे काम नहीं लिया जाता। अंडर 14 जो बच्चे होते हैं 14 साल से कम उम्र के, उनसे काम नहीं लिया सकता। इसके तहत सरकार ने चाइल्ड हेल्पलाइन, केंद्र सरकार ने गठित किया था, मतलब हेल्पलाइन नंबर भी दिया था इनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए। अगर कोई बच्चा आपको कहीं पे काम करते हुए देख सकता है तो आप चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पे कॉल करके आप सूचित कर सकते हैं ना, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है 25 to 28, इनकी संख्या 4 है ना। अब बात करते हैं आर्टिकल 24 की। 24 क्या कहता है? संविधान कहता है किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म मानने की, अपनाने की, आचरण करने की और उसे प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्राप्त होती है ना। आप कोई भी हम धर्म ग्रहण कर सकते हैं, है ना। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म ग्रहण कर सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उसे मानने की स्वतंत्रता है, उसे आचरण कर सकता है ना। इसमें किसी का रोक टोक नहीं है ना। तो यहाँ पे आर्टिकल 25 ये कहता है। आर्टिकल 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं का निर्माण, प्रबंधन एवं धन संचय आदि करना। हम आर्टिकल 26 कहता है कि कोई भी हम मतलब धार्मिक संस्थाओं का या मंदिरों का, मस्जिदों का या किसी भी धर्म से संबंधित जो भी संस्थाएं, हम उनकी स्थापना कर सकते हैं। उनसे संबंधित कोई भी हम कमेटी वगैरह बना सकते हैं और कोई भी धन इकट्ठा कर सकते हैं उसके शिक्षण के लिए और धार्मिक शिक्षण के लिए, धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए। तो हम यहाँ पे ये भी बात कर सकते हैं। आर्टिकल 27 कहता है धार्मिक कर हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। हाँ, किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब किसी धर्म से रिलेटेड, जैसे हमारे बुंदेलखंड में क्या बोलते हैं कि चंदा लेते हैं, ट्रकों को रोक लेते हैं, जाते हुए रास्ते में ट्रक रोक लेते हैं, घर घर जाते हैं, रसीद काटते हैं, लेते हैं। लड़कों की आदत होती है, देखा होगा, हाँ, तो वो जबरदस्ती भी करते हैं हालांकि, लेकिन ये कानूनी रूप से गलत है कि मतलब अगर कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई इच्छा नहीं है जिसकी व्यक्ति की देने की, तो उसे बाध्य नहीं किया जा सकता, है ना। तो चंदा नहीं ले सकते, ऐसे डायरेक्ट याद रखने के लिए बोल सकते, चंदा नहीं ले सकते। आर्टिकल 28 कहता है राज्य निधि से पोषित शिक्षण संस्थानों में शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। मतलब कहने चाह रहा है कि मतलब राज्य नीति से, मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, है ना, मतलब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बजट की केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो बजट से शिक्षण संस्थाएं जारी बनवाए जाते हैं उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, है ना। सरकारी स्कूलों में या जो भी सरकारी केंद्र होते हैं, है ना, राज्य निधि से पोषित होते हैं, तो उनमें धार्मिक शिक्षा का ग्रहण मतलब नहीं ले सकते, है ना। अब बात करते हैं अब आते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि अपन ने देखा था यहाँ पे शिक्षा एवं संस्कृति के उपचार के तहत, है ना। इसके अंतर्गत आते हैं आर्टिकल 29 और 30, दो आर्टिकल आते हैं, 29 और 30। ये आर्टिकल 29 कहता है सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति,
है ना, बोली, कल्चर, संस्कृति जो भी, उसे अपनाने का, मानने का, प्रचार प्रसार करने का की स्वतंत्रता होती है ना। आप कहीं भी रहते हो, अपनी बोली, अपनी जैसे लोकल क्षेत्रीय भाषाएं होती हैं, उसमें बात कर सकते हैं, किसी अपना मान सकते हैं, उनके प्रचार प्रसार के लिए या उनके शिक्षण संस्थाएं में उनकी आजादी है आपको कि उनके लिए आप प्रचार प्रसार काम कर सकते हैं, है ना, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। आर्टिकल 30 कहता है धर्म एवं भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म, शिक्षण संस्थान एवं संस्कृति के संरक्षण हेतु प्राप्त है। आर्टिकल 30 को अल्पसंख्यकों का अनुच्छेद भी कहा जाता है। मतलब जो भी समाज में जिनमें इन्हें बांटा किस आधार पर गया है, धर्म एवं भाषा के आधार पर। मतलब जो अल्पसंख्यक समुदाय है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि धर्म अल्पसंख्यकों को किस आधार पर बांटा गया है, तो धर्म एवं भाषा के आधार पर बांटते हैं ना। तो अगर जिनकी संख्या कम है ना, ऐसे वर्ग समाज के मतलब जिसमें धर्म और भाषा के आधार पर जिनकी संख्या बहुत कम है ना, तो उन्हें हम अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है सरकार की तरफ, केंद्र सरकार की तरफ से। तो अल्पसंख्यक वर्गों को अपने धर्म, शिक्षण संस्थाएं और उनकी संस्कृति से संबंधित कोई भी विद्यालय हो या कॉलेज हो, उन्हें स्थापना करने का अधिकार है और वह अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कोई भी संस्था या कमेटी बना सकते हैं, है ना। आर्टिकल 30 ये कहता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 31 की, है ना। 31 जो कि संविधान के संशोधन से, संविधान से खत्म कर दिया गया है ना। बात करते हैं आर्टिकल 32 की, है ना। इसे मिटा लेते हैं फिर बात करते हैं। तो आर्टिकल 32 कहता है, आर्टिकल 32 बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। आर्टिकल 32 क्या कहता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है 32। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहां से। इस आर्टिकल को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। तो ये सीधा सीधा कथन पूछा जाता है, संविधान की आत्मा कहा था, है ना। इसके तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 रेटें जारी करता है ना। 5 रेटें जारी करता है। 5 रेटें में हमें ज्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ना है, हम केवल नाम पढ़ ले रहे हैं यहाँ पे, है ना। पहली रेट थी हैबियस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगली रेट है परमादेश। इनमें इंग्लिश में भी कभी कभी पूछ लेता है हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस। परमादेश, मैंडामस। तीसरी रेट है प्रतिषेध, जिसे प्रोहिबिशन भी कहते हैं। चौथी है उत्प्रेषण। ये जनरली नाम बस याद रखना, ये पीटी में अपने ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको बोलते हैं सर्टी उरारी। बात करते हैं 5वीं रेट की, जो है अधिकार प्रेक्षा। जिसे बोलते हैं क्यू वारंटो। इनकी डिटेल हम मेंस के व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो कि हम मेंस के जब पढ़ेंगे तो इस पे हम डिस्कस करेंगे और इस पे अच्छा वीडियो डालेंगे एक मेंस पे, है ना, जहाँ पे पूछा जाता है आर्टिकल 32 रेट के अंदर में। इसमें हम याद रख लेते हैं आर्टिकल 32 5 रेट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और राज्य में, ये केंद्र के लिए, राज्य में यही आर्टिकल 226 होता है ना, जिसके तहत हाई कोर्ट, राज्य का हाई कोर्ट जो कि 5 रेटें जारी कर सकता है ना, यही रेटें जारी करता है। तो ये आर्टिकल एक हमें याद रखना है, आर्टिकल 226।
जो राज्य जारी करता है, राज्य के। दोस्तों अब हम इसे मिटा लेते हैं और इन पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन पे 3-4 बात आए थे, वैसे वो केंद्र के मेंस के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम अपना टॉपिक खत्म करते हैं मौलिक अधिकारों का। मैं बताना चाहूंगा कि अगले वीडियो में मैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ जरूरी टॉपिक पे वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपकी राय हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता दें, और कौन से वीडियो जो आपको टफ लगते हैं, जिन्हें मैं आसान या इजी वे में आपको बता सकता हूँ ट्रिक के माध्यम से, और जिन्हें याद रखने में आपको आसानी हो और आपके एमपीपीएससी प्री के पेपर के लिए भी इम्पोर्टेंट हो, है ना। 10 से 15 दिन बचे हैं दोस्तों। और मैं जिसने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, है ना। तो अगला वीडियो अपना मध्य प्रदेश पे या फिर कोई और मोस्ट टॉपिक पे डालेंगे। ठीक है, धन्यवाद।